अस्सलाम वालेकुम। ज़रा 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि एक एवरेज पाकिस्तानी की इनकम डबल हो जाए। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये किसी टाइम पे हकीकत हुआ करती थी। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान ने अपने हमसाया ममालिक से ज़्यादा तरक्की की। पाकिस्तान की तरक्की की शरह बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और आसपास के ममालिक से बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ एक चाइना ही था जो पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा था। लेकिन आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? आज हम इसी पे बात करेंगे। आज हम बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। लेकिन हालात यहाँ पर पहुँच गए हैं कि 2021 में पाकिस्तान की सिर्फ फूड इम्पोर्ट्स ही $7.5 बिलियन की थी। एक एग्रीकल्चरल कंट्री के लिए ये बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? कैसे एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बदली और कैसे हमारे मुल्क में तरक्की का सफ़र तय किया? इस सब सवालों का जवाब है एक, ग्रीन रेवोल्यूशन। कहानी शुरू होती है 1961 से, जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाहकारियों से रिकवर कर रही थी। इसके साथ साथ ही दुनिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया खुराक की कमी का सामना कर रही थी। उस टाइम के सदर या फिर फील्ड मार्शल अयूब खान ये जानते थे कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत ही बुनियादी रोल प्ले कर सकता है। तो उन्होंने अपना सारा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर और बेहतर परफॉर्म करना शुरू हुआ। अब ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स पर नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन कितना कामयाब रहा। 1961 से लेकर 1965 तक पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3% से लेकर 5% तक ग्रो किया। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन अपने पीक पर था तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर 15% पर ग्रो कर रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने ना सिर्फ पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोग्रेस दी, उसके साथ साथ इसने पाकिस्तान को मदद की बाकी सेक्टर्स को डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक पैदा कर रहा था। अब पाकिस्तान इस इजाफी खुराक को एक्सपोर्ट कर देता था दूसरे ममालिक को और बाद में उसी पैसे को दूसरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ में बाकी सेक्टर्स को भी सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। जैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आई तो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की प्राइसेस डिक्रीज हुई और इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर मुयसर आया या अवेलेबल हुआ। तो आखिर अयूब खान की गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जिनकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बूस्ट हुई पाकिस्तान में? अयूब खान के इरा में वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसके तहत पाकिस्तान में बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए, छोटे बड़े डैम बनाए गए। करबेला और मंगला दोनों अयूब खान के ही इरा में कंस्ट्रक्ट किए गए थे। उसके अलावा इरिगेशन नेटवर्क को एक्सपेंड किया गया, नई नहरें खोदी गई ताकि कल्टीवेटेबल लैंड को एक्सपेंड किया जाए, जिससे ज़्यादा आउटपुट हासिल की जा सके। अब हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर में पानी एक बुनियादी किरदार अदा करता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने सीड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट डॉक्टर मंसूर बाजवा दोनों ने मिलकर वीट की ऐसी वैरायटी तैयार की जो कि पिछले पुराने सीड्स की कंपैरिजन में 79% ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। ये सीड्स फर्टिलाइजर्स के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव थे। जब तक इनको फर्टिलाइजर मिलता इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी। इन नए सीड्स की वजह से पाकिस्तान की वीट प्रोडक्शन 1960 से लेकर 1970 तक डबल हो चुकी थी। मतलब एक दिहाई में पाकिस्तान की वीट प्रोडक्शन डबल हो चुकी थी। सीड डेवलपमेंट के साथ साथ ही गवर्नमेंट ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन पर बहुत फोकस किया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। फॉर एग्जांपल, ट्रैक्टर उस ज़माने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब गवर्नमेंट ने फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिए ताकि वो ट्रैक्टर्स बाय कर सकें और ट्रैक्टर्स आने की वजह से जो काम 10 लोग कर रहे थे अब वो एक ही इंसान वो काम कर सकता था, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इस सेक्टर की इंक्रीज हुई।
उसके बाद बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक किसानों को सब्सिडीज और लोन प्रोवाइड करता था, जिससे वो अपनी ज़मीनों में ट्यूबवेल लगा सकें या फिर ट्रैक्टर खरीद सकें, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीद सकें। इस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन ने पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर को एक नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये तो थी ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ही एक पॉलिसी ऐसी थी जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन को बूस्ट अप करने में बहुत ज़्यादा मदद की, और वो था लैंड रिफॉर्म्स। हालांकि लैंड रिफॉर्म्स पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। अयूब खान की गवर्नमेंट ने पहली लैंड रिफॉर्म 1959 में इंट्रोड्यूस करवाई। इन लैंड रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कोई भी इंडिविजुअल 500 एकड़ से ज़्यादा इरिगेटेबल लैंड ऑन नहीं कर सकता, और अनइरिगेटेबल लैंड 1000 एकड़ से ज़्यादा ऑन नहीं कर सकता। लैंड रिफॉर्म्स ने ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे जाके बहुत मदद दी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। अब हम जरा नज़र डालते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा था और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कैसे। 1949 के डाटा पे नज़र डालते हैं। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि उस टाइम के पॉलिसी मेकर्स ये समझते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही पाकिस्तान की तरक्की का एक वाहिद जरिया है, तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इस वजह से 1949 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ थी 1.3%। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन अपने पीक पर पहुंचा तो यही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 15% तक पहुंच चुकी थी। और मज़े की बात है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जिन लोगों की इनकम में बूस्ट आया वो ज़्यादातर किसान थे या फिर रूरल एरियाज़ के लोग थे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इस वजह से रूरल एरियाज़ में जॉब क्रिएशन या वर्कर की डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। अब पाकिस्तान की ये तरक्की कायम क्यों ना रह सकी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर की इस प्रोग्रेस को सस्टेन क्यों ना कर सका? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही लफ्ज़ में है, वो है लैक ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अयूब खान की इरा के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को एक दफ़ा फिर इग्नोर कर दिया गया और ऐसी पॉलिसी मेकिंग ही नहीं की गई ताकि इस प्रोग्रेस को सस्टेन किया जा सके, जिसकी वजह से आगे चलकर बहुत सारे मसाइल खड़े होना शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल, किसान वही पुराने तरीके और टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे थे अपनी फसल को उगाने के लिए, जिसकी वजह से लैंड का ओवर यूज़ हो रहा था और फर्टिलाइजर्स को भी सही तरह यूज़ नहीं किया जा रहा था, क्योंकि पॉलिसी तो कोई थी नहीं। इसकी वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी वो भी नहीं इंट्रोड्यूस करवाई गई। 1980s में हमारे पूरे साउथ एशिया में, हमारे हमसाया ममालिक में जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स इस्तेमाल होने शुरू हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिसी ही नहीं थी इन सीड्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो ये थी कुछ मेजर रीज़न जिनकी वजह से पाकिस्तान अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की तरक्की को सस्टेन नहीं कर सका।